सो डियर फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट ऑरिजिन ऑफ अर्थ। ठीक है। ये चैप्टर, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे ये बीएससी के कोर्स से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, पर ये हर प्रकार से ये यूपीएससी के मेंस में भी आता है और बीए का भी कोर्स में आता है, तो ये हर प्रकार से इंपॉर्टेंट है। सो हम लोग समझते हैं इसको। ऑरिजिन ऑफ अर्थ में आज हम लोग मेनली जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है हमारा गैसियस हाइपोथेसिस ऑफ कांट। और ये जो आपके सामने नोट्स दिख रही है, ये मेरी खुद की नोट्स है। ठीक है। बट अभी मैं आपको ये नोट्स रीड करके नहीं सुनाने वाला हूँ। मैं आपको पूरी टॉपिक्स इस तरीके से समझाने वाला हूँ कि पूरा अच्छे से कवर हो जाए। इस चैप्टर में आपको अपनी इमेजिनेशन का बखूबी इस्तेमाल करना होगा, वो आपके बहुत काम आएगा। सो लेट्स बिगिन। तो देखो, ओरिजिन ऑफ अर्थ जो है, अर्थ के ओरिजिन को लेकर के कई सारे साइंटिस्ट बहुत समय से अपने अपने हाइपोथेसिस देते आ रहे हैं इसमें। और इन हाइपोथेसिस को 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। राइट। इन हाइपोथेसिस को 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है, वो है मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट, डायलिस्टिक कॉन्सेप्ट एंड मॉडर्न कॉन्सेप्ट। ठीक है। अब मोनो मोनो वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि मोनो माने होता है वन। ठीक है। तो मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट जो है ये बताता है, इसके अकॉर्डिंग इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट्स आप पढ़ेंगे, जैसे कि इसमें जितने भी आप कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, जैसे कि कांत का, लैपलास का, रोचे का, और जितने भी लैकियर का, जितने भी कॉन्सेप्ट्स आप इसमें पढ़ेंगे उसमें आप पाएंगे, उसमें इन सभी कॉन्सेप्ट में बताया जा रहा है कि अर्थ और बाकी सभी प्लैनेट्स का ओरिजिन केवल एक स्टार से हुआ है, सिंगल स्टार का कॉन्सेप्ट यानी सिंगल स्टार का कॉन्सेप्ट इसमें दिया जा रहा है। ठीक है। इस सभी कॉन्सेप्ट्स में एक ही स्टार से आपके सभी प्लैनेट्स और सन सबका ओरिजिन माना जाएगा। ठीक है। तो ये है मोनोस्टिक कॉन्सेप्ट, जिसमें एक स्टार की बात होती है कि आपका सब कुछ एक ही स्टार से सबका ओरिजिन हुआ है। दूसरा है डुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट। डुअल माने डबल, यानी सिंपल है कि इसके अनुसार आपके सभी प्लैनेट सन सबका ओरिजिन 2 स्टार से माना जाएगा। ठीक है। ये आपका डुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट कहता है। और मॉडर्न कॉन्सेप्ट तो आपको पता है, बिग बैंग थ्योरी अपना जो आज के टाइम पर चल रहा है, जितने भी जो भी थ्योरीज जिन पर आज ऑरिजिन ऑफ अर्थ को लेकर के जिन भी कॉन्सेप्ट्स पर, जिन भी थ्योरीज पर आज के टाइम पर रिसर्च चल रहा है, वो सभी मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स में आते हैं, जैसे कि बिग बैंग थ्योरी। ठीक है। तो आज हम लोग मेनली मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट में गैसेस हाइपोथेसिस ऑफ कांत पढ़ने वाले हैं। ठीक है। गैसेस हाइपोथेसिस ऑफ कांत। ठीक है। तो ये गैसेस, देखो, कांत एक जर्मन फिलोसफर थे जिन्होंने 1755 में अपनी गैसेस हाइपोथेसिस फॉर सामने लाई। और इनकी थ्योरी इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये पहले साइंटिस्ट थे हु मेड एन अटेम्प्ट टू सॉल्व द मिस्ट्री ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थ। अर्थ की ओरिजिन की मिस्ट्री को रिकवर करने की सबसे पहले प्रयास जिसने किया था वो अपने कांत महोदय थे। इसीलिए इनकी जो कॉन्सेप्ट है, इनकी जो हाइपोथेसिस है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और इनको अपने हाइपोथेसिस के वजह से स्टार्टिंग में काफ़ी रेपुटेशन भी मिली थी। आल्दो बाद में इनकी हाइपोथेसिस बाद में भले ही रिजेक्ट हो गई थी, बट स्टार्टिंग में इनकी हाइपोथेसिस को काफ़ी मान्यता प्राप्त हुई थी। और आज भी इनके हाइपोथेसिस को काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि इनके इस प्रयास के बाद से ही बाकी साइंटिस्ट का ध्यान इस तरफ गया कि अर्थ की ओरिजिन पर रिसर्च करनी चाहिए। सो देखो, इनकी हाइपोथेसिस क्या थे अभी समझते हैं। ठीक है। मैं आपको सीधे से इनके हाइपोथेसिस समझाता हूँ, आप इमेजिन करने की भी कोशिश करना। इनके हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग, ठीक है, इन यूनिवर्स में, ठीक है, यूनिवर्स में ऑलरेडी यूनिवर्स में ठीक है, यूनिवर्स में पहले से ही इनन्यूमरेबल, ठीक है, इनन्यूमरेबल यूनिवर्स में पहले से ही इनन्यूमरेबल प्राइमोडियल मैटर एग्जिस्ट कर रहे थे। ठीक है। इनन्यूमरेबल प्राइमोडियल मैटर्स इस तरीके से ऐसे मैं बना रहा हूँ, इस तरीके से ऐसे पूरे में फैले हुए थे पूरे यूनिवर्स में। ठीक है। अब क्या हुआ कि समय के साथ आपको पता है कि जो भी चीज़ें यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती हैं उनके बीच में एक फोर्स लगता है, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इन सभी के बीच में भी ग्रेविटेशनल पुल लगना शुरू हुआ और ये सभी आपस में कोलाइड करने लग गए। इस कोलिजन की वजह से हीट जनरेट हुई। ठीक है। तो सभी पार्टिकल्स कोलाइड करने लगे, कोलिजन की वजह से हीट जनरेट हुई। और इस हीट के जनरेट होने की वजह से आपको पता है कि अगर हीट की वजह से किसी भी मैटर का स्टेट चेंज हो जाता है। ठीक है। जैसे कि अगर आप एक आइस ले लो और उसको हीट करो तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर फर्दर उसको हीट करोगे तो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसी तरीके से हीट क्रिएट होने की वजह से, कोलिजन की वजह से हीट जनरेट हुई, और हीट की वजह से ये जो आपके पार्टिकल्स थे
ये जो स्टार्टिंग में सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे थे वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद ये एक हॉट नेबुला का फॉर्म ले लेते हैं। ठीक है, एक बड़े से वास्ट हॉट नेबुला का फॉर्म ले लेते हैं, जो जिसका एक एक्सिस रहता है जो अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट करने लग जाता है। क्या हुआ, सबसे पहले प्राइमोडियल पार्टिकल्स, देखो सबसे पहले क्या था, सबसे पहले प्राइमोडियल मैटर थे, पार्टिकल्स थे, जो कि आपस में ग्रेविटेशनल पुल की वजह से कोलाइड करने लग गए। कोलाइड करने की वजह से हीट जनरेट हुई। हीट जनरेट करने की वजह से वो प्राइमोडियल पार्टिकल्स जो इनिशियली सॉलिड स्टेट में थे वो लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हुए और फाइनली एक हॉट नेबुला उन्होंने बना लिया। दे फॉर्म्ड अ हॉट नेबुला। ठीक है, अब हुआ क्या कि यहाँ पर ढेर सारे पार्टिकल्स लगातार इस हॉट नेबुला से जुड़ते जा रहे थे, तो इसकी साइज़ इंक्रीज होती जा रही थी। अब कांट महोदय ने कहा कि इसकी साइज़ जैसे जैसे इंक्रीज़ होती जा रही थी, इसकी वेलोसिटी भी इंक्रीज़ होते जा रही थी, रोटेशन की इसकी वेलोसिटी भी इंक्रीज़ होते जा रही थी। और जैसे जैसे इसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ होने लगी, ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, देखो ये आपका हॉट नेबुला था, जैसे जैसे इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करने लग गई, राइट, एक टाइम ऐसा आया कि जो इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स था, देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, जैसे कि आपका कोई सर्कल है, ठीक है, तो उस सर्कल की तरफ जो फोर्स लगता है आपको पता है उसे सेंट्रीपेटल फोर्स कहते हैं। उस सर्कल के सेंटर जो फोर्स उसके सेंटर सीकिंग फोर्सेस होते हैं, यानी उसके सेंटर की तरफ लग रहा होता है, उनको सेंट्रीपेटल फोर्सेस कहते हैं। वैसे ही जो फोर्स सेंटर से आउटसाइड की तरफ काम करते हैं, यानी कि सेंटर के बाहर की तरफ काम करते हैं, उन्हें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, कांत महोदय के अनुसार स्पीड वेलोसिटी इंक्रीज होने की वजह से ये जो आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स था ना, ये जो आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स था जिसको मैं CF से डिनोट कर रहा हूँ यहाँ पर, वो आपके सेंट्रीपेटल फोर्स से ज़्यादा हो गया। अब सिंपल सी बात है, जब बाहर की तरफ ज़्यादा फोर्स लगने लग जाएगा तो तो इससे रिंग्स निकलने लग जाएंगी। और वही हुआ यहाँ पर भी कि इस हॉट नेबुला से, इस वास्ट नेबुला से रिंग्स बाहर निकलने लग गई, एक एक करके रिंग्स बाहर निकलना शुरू हो गई। ठीक है, अभी ये गैसियस स्टेट में था और गैसियस स्टेट में ये रिंग्स बाहर निकलना शुरू हो गई, और उसके बाद धीरे धीरे करके ये रिंग्स जो गैसियस स्टेट में थी ये कंडेंस होकर के सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, राइट। और आपके आज के टाइम पर जो प्लैनेट्स हैं उनका फॉर्म ले लिया, और यही बन गए क्या, प्लैनेट्स। क्या बन गए, प्लैनेट्स बन गए। अब बोलोगे सर प्लैनेट्स तो बन गए, सन कहाँ से आया, तो ये जो बीच वाला पार्ट था हॉट नेबुला, जो आपका वास्ट नेबुला था, तो ठीक है, अब ये रिंग सेपरेट हुई, ये प्लैनेट्स बन गई, और ये बीच वाला पार्ट जो बचा रह गया, जो रेसिडुअल पार्ट था, वो बन गया आपका, क्या बन गया, वो क्या बन गया, वो बन गया सन। ठीक है, वो बन गया आपका सन, और इस तरीके से आपका पूरा यूनिवर्स बन गया। भाई साहब कांत महोदय से अब एक प्रश्न और आएगा, अरे कि अब भाई साहब लोग पूछेंगे ना कि ठीक है आपने कहा सन बन गया, ठीक है सन बन गया, प्लैनेट्स बन गए, फिर मून्स वगैरह कहाँ से बने, क्योंकि आपको पता है कि हर एक ग्रह के उपग्रह हैं, ठीक है, तो वो भी बन गए ना भाई साहब। ये जो आपके प्लैनेट्स बने, जब यही प्रोसेस अगेन हुआ, मतलब फिर से ये प्लैनेट्स फिर से रोटेट करना शुरू किए, ठीक है, ये प्लैनेट्स भी रोटेट करना शुरू कर दिए, ठीक है, और फिर वही काम जो इस नेबुला के साथ हुआ था कि इससे रिंग सेपरेट हुई थी, वैसे ही रिंग्स इन सबसे भी सेपरेट हुए और इनके मून्स बनने लग गए। इस तरीके से मैं आपको कलर चेंज करके दिखाता हूँ, ठीक है, फिर इनके रिंग्स बनने लगे, जैसे ये प्लैनेट है तो रोटेट करने लगा, फिर जैसे इस नेबुला से रिंग निकले थे वैसे इससे भी रिंग निकले और इसके मून्स बनने लग गए, इस तरीके से, ठीक है, तो इन सब के भी ऐसे मून्स बन गए, ठीक है। चलो, तो ये था पूरा प्रोसेस। अब एक बार फिर से पूरे प्रोसेस को रिवाइज करते हैं। क्या हुआ, सबसे पहले प्राइमोडियल पार्टिकल्स एग्जिस्ट कर रहे थे। प्राइमोडियल पार्टिकल्स मतलब जो पार्टिकल्स पहले से एग्जिस्ट कर रहे थे उन्हीं, और कुछ नहीं, ठीक है, तो प्राइमोडियल पार्टिकल्स स्टार्टिंग में एग्जिस्ट कर रहे थे, फिर ग्रेविटेशनल पुल लगा उन प्राइमोडियल पार्टिकल्स पर, वो सब आपस में कोलाइड करने लग गए। कोलाइड करने की वजह से हीट जनरेट हुई, हीट जनरेट करने की वजह से ये प्राइमोडियल पार्टिकल्स जो स्टार्टिंग में सॉलिड स्टेट में थे ये गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हुए, और गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होने के बाद एक हॉट नेबुला बनाया। वो हॉट नेबुला अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रहा था, और धीरे धीरे करके जैसे जैसे उसकी साइज़ इंक्रीज़ हुई उसकी वेलोसिटी भी इंक्रीज़ हो गई। वेलोसिटी इंक्रीज़ होने के बाद उसमें से उसका जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स था उसके सेंट्रीपेटल फोर्स से ज़्यादा हो गया, और रिंग्स सेपरेट होना शुरू हो गई, और इन्हीं रिंग्स कंडेंस होकर के आपके प्लैनेट्स के फॉर्म में आई, और जो बीच का पोर्शन बचा उसका जो रेसिडुअल पार्ट था उस नेबुला का, वो आपका बन गया, क्या बन गया,
सन। ठीक है, तो ये पूरी कांत की हाइपोथेसिस थी। अब आपको नहीं लगता इस हाइपोथेसिस में कई सारी कमियां हैं? तो बिल्कुल इस हाइपोथेसिस में बहुत सारी कमियां भी निकली। ठीक है, पहले मैं आपको अपने नोट्स एक बार दिखाता हूँ। ठीक है, ये तो पहला पार्ट था इसका नोट्स का। देखो ये रहा नोट्स का आगे का पार्ट। इसमें बाकी की बात कही गई है कि किस तरीके से ये जो मोशनलेस क्लाउड्स थे ये मोशन में आए, और ड्यू टू द कंटिन्यूस इंक्रीज इन द साइज ऑफ ड्यू टू द कंटिन्यूस इंक्रीज इन द साइज ऑफ नेबुला। ठीक है, क्रिएटेड बल्ज बल्ज क्रिएट हुआ, साइज इंक्रीज हुई, रिंग सेपरेट हुए, सारी बातें इसमें बताई गई है। ठीक है, अब देखो। ठीक है, अब इसके बाद अब बात करते हैं कांट के हाइपोथेसिस की क्रिटिकल एनालिसिस पर। भाई साहब, जब आप पहले पहले हाइपोथेसिस दोगे तो जाहिर सी बात है कि कमियां तो निकलेगी उसमें, और इनके कॉन्सेप्ट की जो कमियां थी उनको सुनो। का तो अब क्रिटिकल एनालिसिस यानी कि इनके हाइपोथेसिस में जो कमियां निकाली गई, अब उनके बारे में बात करते हैं। तो कांट हैज़ नॉट एक्सप्लेन द सोर्स ऑफ प्राइमोडियल मैटर। ठीक है, कांट ने क्या कह दिया कि प्राइमोडियल पार्टिकल्स एग्जिस्ट कर रहे थे। क्या कहा कि प्राइमोडियल पार्टिकल्स एग्जिस्ट कर रहे थे, पर उन्होंने ये तो बताया ही नहीं ना कि ये जो पार्टिकल्स आपके पहले से एग्जिस्ट कर रहे थे ये कहाँ से आए। पहला क्वेश्चन ये उठा। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये उठा। दूसरा क्वेश्चन उठा, कांट हैड सेट दैट द पार्टिकल्स प्राइमोडियल पार्टिकल्स स्टार्ट टू। आप देखो, कांट ने कहा कि जो पार्टिकल्स है ये आपस में क्या किए, कोलाइड करना शुरू कर दिए। ठीक है, ये जो पार्टिकल्स थे ये आपस में कोलाइड करना शुरू कर दिए। तो ठीक है, ये पार्टिकल्स आपस में कोलाइड करना शुरू कर दिए, पर ये पहले कोलाइड क्यों नहीं कर रहे थे? अचानक से कोलाइड करना क्यों शुरू कर दिए? ठीक है, आप कहते हो ग्रेविटेशनल पुल काम किया, तो ग्रेविटेशनल पुल अगर काम किया तो पहले काम क्यों नहीं कर रहा था, बाद में क्यों करना शुरू कर दिया? क्योंकि न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। तो ये पार्टिकल्स जब स्टार्टिंग में रेस्ट थे तो उन्हें इस स्टेट में कौन ले गया कि इन पर ग्रेविटेशनल पुल अप्लाई होने लग गया, जो कि पहले अप्लाई नहीं हो रहा था। दूसरा प्रश्न इनके हाइपोथेसिस पर ये उठा। ठीक है, तीसरा, लॉ ऑफ साइंस के अकॉर्डिंग। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, लॉ ऑफ साइंस के अकॉर्डिंग अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी रेडियस इंक्रीज होती है, ठीक है, रेडियस और वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट की किसी भी प्लैनेट की रेडियस इंक्रीज हो रहा है तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी, उसके रोटेशन की वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। पर कांत ने तो बताया कि जैसे जैसे नेबुला का साइज बढ़ता गया उसकी वेलोसिटी भी इंक्रीज होती गई। तो ये जो उनकी बात थी ये लॉ ऑफ साइंस को फॉलो नहीं कर रहा है। ये उनकी बात कि जैसे जैसे नेबुला की साइज़ इंक्रीज हुई वैसे वैसे उसकी वेलोसिटी भी इंक्रीज करती गई, ये बात लॉ ऑफ साइंस को फॉलो नहीं करा। यही बात यहाँ लिखी है। कांट अजम्पशन द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ नेबुला इंक्रीज्ड विद द इंक्रीज इन साइज। ये सही नहीं था, क्योंकि लॉ ऑफ साइंस के अकॉर्डिंग अगर किसी ऑब्जेक्ट का रेडियस इंक्रीज होता है तो उसकी साइज डिक्रीज हो जाएगी, राइट। और अगर किसी का रेडियस इंक्रीज हो रहा है तो अगर किसी का रेडियस इंक्रीज हो रहा है तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो इनकी वाली हाइपोथेसिस भी तो इनकी इस हाइपोथेसिस में ये भी कमी निकाली गई। और लास्ट एक कमी ये थी, इससे आपने कहा कि पार्टिकल्स कोलाइड किए और नेबुला रोटेट करने लग गया। तो ऐसा कोई भी लॉ ऑफ साइंस के अकॉर्डिंग कोलिजन की वजह से कभी भी रोटेटरी मोशन जनरेट नहीं होता है, तो यहाँ पर कैसे हो जाएगा? ठीक है, तो ये सारी इनकी कमियाँ थी। पहली कमी प्राइमोडियल पार्टिकल्स कहाँ से आए आपने नहीं बताया। दूसरी कमी प्राइमोडियल पार्टिकल्स कहाँ से आए आपने नहीं बताया, पहली कमी। ठीक है, दूसरी कमी क्या थी? दूसरी कमी ये थी कि आपने ये नहीं बताया मतलब कोलिजन की वजह से रोटेटरी मोशन जनरेट नहीं होता। तीसरी बात कि वेलोसिटी इंक्रीज की तो रेडियस घटना चाहिए, और अगर रेडियस इंक्रीज किया तो वेलोसिटी घटनी चाहिए। लेकिन आप कह रहे हैं कि वेलोसिटी भी इंक्रीज की रेडियस भी इंक्रीज की, दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती। और तीसरी बात कि पार्टिकल्स अचानक से कोलाइड कैसे करने लग गए। तो ये सारी इनके हाइपोथेसिस की कमियां थी। आल्दो चूँकि इन्होंने सबसे पहले अपनी हाइपोथेसिस दी, इसलिए इनके हाइपोथेसिस को काफ़ी मान्यता प्राप्त हुई। ठीक है, अब इसके बाद आएगी नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ लैपलास, जो कि इन्हीं के हाइपोथेसिस का मॉडिफिकेशन है और कुछ नहीं। उसमें जो जो कमियां इन्होंने बताई है उसी को दूर कर दिया जाएगा, फिर उसकी अपनी कमियां निकलेगी, फिर और कॉन्सेप्ट्स आएंगे जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे। इसी के साथ थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।